नमस्कार प्यारे साथियों, यूपीएससी लर्निंग पॉइंट ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में महासागरीय धाराओं का अध्ययन करेंगे, यानी कि ओशन करंट का अध्ययन करेंगे। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस तथा विभिन्न वनडे एग्जाम्स में भी महासागरीय धाराओं पर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एक ही वीडियो में हम सभी महासागरीय धाराओं का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो महासागरीय धाराएं हैं ये विश्व को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, लेकिन महासागरीय धाराएं होती क्या हैं? महासागर के ऊपर जल का एक निश्चित दिशा में एक निरंतर तरीके से जो प्रवाह होता है इसको हम ओशन करंट बोलते हैं, यानी कि महासागरीय धाराएं बोलते हैं। जैसे इस मैप में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कोई सा भी, जैसे हम अटलांटिक महासागर में देखें तो यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट वही, जैसे हम अटलांटिक महासागर में देखें तो यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। आगे चलकर ये अमेरिका के तट से टकराते हुए गल्फ स्ट्रीम में बदल जाता है और बाद में नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में और बाद में नॉर्वेजियन सागर में। तो जो महासागरीय धाराएं होती हैं वह महासागरीय जल का एक सतत या निरंतर प्रवाह होती हैं, जो वर्ष भर एक निश्चित दिशा में प्रवाह करती हैं तथा यह स्थान विशेष से प्रभावित होती हैं और स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित भी करती हैं तथा ये विश्व के महासागरों को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ये महासागरीय जल में तापमान का आदान प्रदान, लवणता का आदान प्रदान तथा जल का आदान प्रदान करने का एक प्रमुख उपकरण है। तो आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे उष्ण कटिबंध, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये महासागर में जल के पुनर्वितरण में भी योगदान देती हैं कि जैसे ये गल्फ स्ट्रीम है, ये गर्म महासागरीय धारा हैं और ये आगे चलकर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट तथा नॉर्वेजियन करंट का रूप धारण करती है। तो जब ये नॉर्वेजियन करंट का रूप धारण करती है तो यहाँ पे रसिया में एक मरमास्क पोर्ट है, आप लोकेशन में देख सकते हो, एकदम ध्रुव के पास में है, यानी कि ये आर्कटिक वृत्त जो है यहाँ पे आर्कटिक वृत्त में स्थित है। इसके बावजूद भी यह साल भर नौगम में रहता है। यहाँ पे जो जलीय परिवहन संभव हो पाता है तो केवल इस वजह से क्योंकि नॉर्वेजियन करंट यहाँ के बर्फ़ को पिघला देती है और वर्ष भर रूस का जो मरमास्क पोर्ट है वह दुनिया के अन्य पोर्ट से कनेक्टिविटी रखता है। अगर यहाँ पे नॉर्वेजियन करंट गर्म जलधारा नहीं होती तो रूस का मरमास्क पोर्ट साल के अधिकतम समय में बंद ही रहता। महासागरीय धाराओं में आप देख सकते हो, जहाँ भी गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है वहाँ पे आपको मत्स्य ग्रहण क्षेत्र देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दुनिया के सबसे ज़्यादा विशाल मत्स्य भंडार देखने को मिलते हैं। ये रीज़न भी आपके मत्स्य भंडार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तरफ ठंडी धारा तथा एक तरफ गर्म धारा मिलती है। तो हम बहुत डिटेल तरीके से आगे देखने वाले हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 महासागरीय जलधाराओं का जो बड़ा जोन है, वृहद जोन है, वह देखने को मिल सकता है। एक अटलांटिक महासागर, एक आपका हो गया हिंद महासागर और एक प्रशांत महासागर। तो इन तीनों महासागर की जलधाराओं का हम अलग अलग अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के कारण की अगर हम बात करें, जो सबसे पहला कारण है वो जल के घनत्व में अंतर का कारण है। जल के घनत्व में अंतर। दोस्तों हम यहाँ पे जलधाराओं की उत्पत्ति के कारण का अध्ययन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको ये डिटेल तरीके से पता हो सके कि आखिर में जलधाराएं उत्पन्न कैसे होती हैं। तो सबसे पहला जल के घनत्व में अंतर है। जल के घनत्व में अंतर क्या है कि जैसे मान लीजिए ये है महासागर, यहाँ पे जो भी जल ज़्यादा घनत्व वाला होगा, यानी कि ज़्यादा भारी होगा, ये ज़्यादा घनत्व वाला है, वह कम घनत्व वाले जल की अपेक्षा क्या होगा, उसका जलस्तर नीचे होगा। तो जो हल्के घनत्व वाला है वह जल ऊपर उठा होगा और जो ज़्यादा डेंसिटी वाला है वह जल नीचे होगा। अब ऐसे में होगा क्या कि जो ज़्यादा डेंसिटी वाला जल है उधर से कम डेंसिटी वाले जल की ओर एक प्रवाह देखने को मिलेगा और इस वजह से यहाँ पे आपको जलधाराओं की उत्पत्ति देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो ध्रुव के पास में है जल का घनत्व क्या होता है, वह अधिक होता है और जो विषुवत रेखा के पास में है वह जल का घनत्व कम होता है। तो ऐसे में विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जितनी भी जलधाराएं जाती हैं वो जल के घनत्व में अंतर संबंधी एक कारण वहाँ पे देखने को मिलेगा। जो दूसरा कारण है वो क्या है? कारण नंबर 2 है तापमान में अंतर। जो जल का तापमान है उसमें जो अंतर होता है वह भी जलधाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। जो भी अधिक तापमान वाला जल होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ भी हम ऐसा इमेज बनाते हैं,
तो अब इसमें क्या होगा, जिसका भी टेम्परेचर हाई होगा तो यहाँ पे घनत्व में अगर देखो, घनत्व इसका हाई था और इसका लो था। ऐसे तापमान जहाँ का लो होगा यानी कि कोल्ड होगा वो जल नीचे होगा, और जो तापमान हाई होगा वहाँ पे जल ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि जो गर्म जल होता है वह प्रसारित करता है, फैलता है, और आप जानते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व है वह सर्वाधिक होता है। तो इसलिए जब भी तापमान जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे जल का घनत्व कम होगा, और इस वजह से जल फैलेगा। तो जैसे मान लो विषुवत रेखा की तरफ आप देखोगे तो तापमान अधिक होगा तो जल का घनत्व प्रसारित होगा, जबकि ध्रुव के तरफ आप देखोगे तो तापमान में कमी आएगी और जल के घनत्व में भी कमी आएगी। तो ऐसे में क्या होगा कि जलधाराओं की उत्पत्ति यहाँ से इस दिशा में पुनः आपको देखने को मिलेगी। ये क्यों? ढाल प्रवणता के सहारे। तो इन दोनों में जब भी घनत्व या तापमान में अंतर होगा तो एक ढाल उत्पन्न होगी, और इस ढाल के सहारे, ढाल प्रवणता बोल सकते हो, इस ढाल प्रवणता के सहारे जलधाराओं की उत्पत्ति आपको देखने को मिलेगी। जो यहाँ पे तीसरा रीजन है वह लवणता हो सकता है, जल की लवणता। जल की लवणता यानी कि सैलिनिटी कैसी है। अगर किसी जल की लवणता अधिक होगी तो वह जल भारी होगा, उसका घनत्व अधिक होगा, और ऐसे में वह जल नीचे बैठेगा, और इस वजह से दूसरी तरफ जिधर लवणता कम है उधर से जल उधर आएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ भी ऐसा ही एक डायग्राम बनाते हैं कि जिसका भी लवणता अधिक होगा वह जल नीचे बैठेगा, और जिसका भी लवणता कम होगा वह जल ऊपर उठेगा। क्योंकि जो लवणीय जल होता है, जो सेलाइन वाटर होता है, वह भारी होता है, जबकि जो कम लवणीय जल यानी फ्रेश वाटर होता है वह तुलनात्मक रूप से हल्का होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कम लवणता का जल है उधर से अधिक लवणता वाले जल की तरफ आप एक मंद ढाल पाओगे, और इस ढाल के सहारे पुनः जो है जलधाराओं की उत्पत्ति होगी। तो यहाँ पे जो ढाल प्रवणता अभी हमने 2 में देखा था, तो यहाँ पे भी आपका ढाल प्रवणता ही जिम्मेदार है। यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो, इस पॉइंट को याद रखने के लिए हमेशा नोट रखो कि जो लवणता है, जल की लवणता है, वह हमेशा अनुक्रमानुपाती होती है घनत्व के। जैसे ही आप लवणता बढ़ाओगे वैसे ही आपका घनत्व बढ़ जाएगा, यानी कि इन दोनों में सीधा संबंध होता है। और जो तापमान होता है वह घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तापमान होती है वह व्युत्क्रमानुपाती घनत्व के होती है, यानी कि घनत्व और तापमान में विपरीत संबंध होता है। तो यहाँ पे जब भी आप लवणता को बढ़ाओगे तो उसका घनत्व बढ़ जाएगा, जिस भी जल का लवणता बढ़ाओगे घनत्व बढ़ जाएगा। लेकिन जब भी तापमान आप बढ़ाओगे तो यहाँ पे जल का घनत्व कम हो जाएगा, जल हल्का हो जाएगा। तो ये हमने 3 पॉइंट देखा। अब नेक्स्ट पॉइंट है 4th पॉइंट, पृथ्वी के घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो यहाँ पे पृथ्वी के घूर्णन के साथ में आप लिखोगे क्या? कोरियालिस बल। कोरियालिस बल के कारण, कोरियालिस बल। अगर कोई आपसे पूछे कि कैसे पृथ्वी का घूर्णन जलधाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, तो आप यहाँ पे बताओगे कि जो पृथ्वी का घूर्णन है उस वजह से एक कोरियालिस फोर्स उत्पन्न होता है, और यह कोरियालिस फोर्स जलधाराओं की न केवल उत्पत्ति अपितु जलधाराओं की दिशा को भी प्रभावित करता है। तो उत्पत्ति तो 2 कारण हो ही गया, लेकिन यह जलधाराओं की दिशा को जो है वह प्रभावित करता है, जलधाराओं की दिशा को निर्धारित करता है। तो अगर आप मैप में देखो तो यहाँ पे जितनी भी जलधाराएं हैं वह उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड में मूव कर रही हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वह लेफ्ट साइड में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में अपने और दाईं ओर मुड़ रही हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ रही हैं। तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे कोरियालिस बल उत्तरदायी है, क्योंकि कोरियालिस बल आपका कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में कोई भी गतिमान वस्तु दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में वह गतिमान वस्तु अपने बाईं ओर मूव करेगी, यानी दिग्भ्रमित होएगी। तो कोरियालिस बल के कारण ही जब हवाएं चलती हैं तो हवाएं दाईं ओर मुड़ती है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, तथा जलधाराएं जब आगे बढ़ती हैं तो यह अपने दाईं तरफ मूव करती हैं, सीधा ना जाके अपनी दाहिनी तरफ मूव करती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मूव करती हैं। तो ये हो गया आपका एक कारण। कोरियालिस बल जलधाराओं की दिशा को निर्धारित करती हैं, और इसको आप ऐसे नोट कर लो, पॉइंट में नोट कर लो कि उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध जिसको आप नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हो अंग्रेजी में, इसमें दाएं और जलधाराएं जो है वो मुड़ जाती हैं, जलधाराएं
मुड़ जाती हैं। इस वजह से आपको एक चक्रीय प्रवाह यानी कि एक क्लॉकवाइज एक रोटेशन देखने को मिलेगा जो कि घड़ी की दिशा में होता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बात करें, दक्षिणी गोलार्ध साउथ हेमिस्फीयर की बात करें तो वहाँ पे जो जलधाराएं हैं वह बाईं ओर मुड़ती हैं। जलधाराएं वह बाईं ओर मुड़ जाती हैं, बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसलिए आप देख सकते हो कि दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज जलधाराओं का प्रवाह पैटर्न होता है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे पैटर्न होता है। अभी हमने मैप में देखा तो अभी पृथ्वी के घूर्णन के कारण हमने कोरियालिस बल को देखा जो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज जलधाराओं के प्रवाह को निर्धारित करता है। अब हम इसी पॉइंट के अंदर एक सब पॉइंट और देखते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जलधाराएं जो है वह पूरब से पश्चिम दिशा में मूव करती हैं। जलधाराएं विषुवत क्षेत्र में, जो इक्वेटोरियल रीजन है, विषुवत रेखीय क्षेत्र है, वह रेखीय क्षेत्र में पूरब से पश्चिम दिशा में प्रवाह होती हैं। यानी कि पूरब से पश्चिम दिशा में ये जलधाराएं मूव करती हैं। कहाँ पे? विषुवत रेखीय क्षेत्र में। इसको भी हम मैप में देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो, विषुवत रेखीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पे जो जलधाराएं हैं वो पूरब से पश्चिम की ओर यहाँ पे मूव करती हुई आपको दिखाई दे देंगी। जैसे मान लो ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हो गया, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट हो गया। यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे भी इक्वेटोरियल करंट, तो जितने भी इक्वेटोरियल करंट है वह आप देखोगे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रही हैं। यहाँ भी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रही हैं और सेम चीज़ यहाँ भी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो जितनी भी जलधाराएं विषुवत रेखीय क्षेत्र में हैं वह पूरब से पश्चिम दिशा में मूव कर रही हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, क्या है पॉइंट नंबर 5? प्रचलित पवनें तथा वायुदाब। जितने भी महासागरीय धाराएं हैं उनमें उत्पत्ति के एक प्रमुख रीजन में प्रचलित पवनें हैं, वह उत्तरदायी हैं। जैसे कि आप देख लो, जितनी भी महासागरीय धाराएं हैं वह प्रचलित पवनों की दिशा का अनुकरण करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैप में अगर देखें तो जो आपका ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, आप सभी जानते हैं कि ये व्यापारिक पवन प्रवाह के बेल्ट में अवस्थित है। और इसी व्यापारिक पवन प्रवाह के साथ साथ, जैसे कि हम तीर के सहारे यहाँ लोकेट कर रहे हैं, इसी व्यापारिक पवन प्रवाह के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो महासागरीय धाराएं देखने को मिल सकती हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि जो स्थायी पवनें होती हैं वह महासागरीय धाराओं को अपने साथ में घसीटते हुए उत्पन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरी तरफ आप अगर शीतोष्ण कटिबंध की बात करोगे तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं ये पछुआ पवन प्रवाह वाले बेल्ट में स्थित है, जिसमें पछुआ पवन ऐसे बहती है और इसी के सहारे आप देख सकते हो महासागरीय धाराएं अनुकरण करती हुई यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट दिख सकती हैं। और यहाँ पे साउथ गोलार्ध में भी जो ये रीजन है, इसके साथ में आप पछुआ पवन को अगर लोकेटेड करोगे तो यहाँ पे ब्राज़ील करंट को चाहे देखो, चाहे मोजाम्बिक करंट को देखो, तो यहाँ पे भी सेम अनुकरण आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही जितने भी आपका साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गया, इसको भी आप पछुआ पवन के अनुकरण क्षेत्र में मान सकते हो क्योंकि इसकी भी दिशा पश्चिम से पूरब है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। वाष्पीकरण तथा वर्षण में अंतर। वाष्पीकरण तथा वर्षण में अंतर। आप सभी जानते हैं जहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा होगा अगर किसी भी स्थान पे, तो ऐसा स्थान जहाँ पे वाष्पीकरण अधिक होगा वहाँ पे जलाभाव की समस्या हो जाएगी, यानी कि जलाभाव हो जाएगा। यानी कि अगर वाष्पीकरण अधिक होगा तो इससे जल स्तर में गिरावट होगी, और जब भी जल स्तर गिरावट होगी तो क्या होगा, यहाँ पे दूसरी तरफ से इस जल को भरने के लिए धाराएं आएंगी। दूसरी तरफ अगर वर्षण अधिक है तो यहाँ पे जल स्तर बढ़ जाएगा। तो ऐसे में आप देखोगे कि जहाँ पे वर्षण अधिक है वहाँ से वाष्पीकरण अधिक वाले क्षेत्रों की तरफ एक जलधाराओं का प्रवाह आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि जल के अभाव या जल की अधिकता के कारण उत्पन्न होती है। इसीलिए आप देखते हो जो विषुवत रेखा है वहाँ पे आप जानते हो वर्षा ज़्यादा होती है, और दूसरी तरफ जो आपका ध्रुवीय रीजन है वहाँ पे भी जल अधिशेष होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जल फ्रेश वाटर की प्राप्ति
ग्लेशियर से यहाँ पे हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप देखोगे कि यहाँ ध्रुवीय क्षेत्र में भी जल अधिशेष की स्थिति बनती है और विषुवतीय क्षेत्र में भी जल अधिशेष की स्थिति बनती है। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि जितने भी यहाँ पे हाई प्रेशर वाले बेल्ट हैं, उच्च दाब पेटी हैं, जहाँ पे वर्षा नहीं होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरफ इन दोनों क्षेत्र से जल का प्रवाह होता है। इसको हम मैप में देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला जो ध्रुवीय क्षेत्र है यह वाटर सरप्लस है और ये भी ध्रुवीय क्षेत्र में वाटर सरप्लस है और यहाँ भी वाटर सरप्लस है। तो आप ये देखोगे कि इन दोनों क्षेत्र से बीच वाले क्षेत्र में जल का प्रवाह होता है। जैसे चाहे ये करंट देख लो, चाहे ये करंट देख लो, चाहे यहाँ भी जो भी करंट आ रही हैं ये सब देख लो और यहाँ से देख लो करंट। तो ये सारे जो जल अधिशेष की स्थिति वाले जोन हैं वहाँ से जल न्यूनता वाले क्षेत्र में जल धाराओं का प्रवाह होता है। तो ये सारे पॉइंट जल धाराओं की उत्पत्ति के लिए जो है उत्तरदायी हैं। अब एक संक्षिप्त अध्ययन कर लेते हैं कि जल धाराओं की दिशा को निर्धारित करने वाले कारक। जल धाराओं की दिशा को निर्धारित करने वाले कारक। तो अभी जो पॉइंट हमने ऊपर अध्ययन किया वो सारे पॉइंट जो जल धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं वही उसकी दिशा को भी निर्धारित करते हैं। जैसे कि आप देख लो प्रचलित पवनें, जो प्रचलित पवनें हैं उसके सहारे जल धाराएँ उत्पन्न भी होती हैं और प्रचलित पवनों के सहारे जल धाराएँ अनुकरण भी करती हैं। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका हो गया तट रेखा की आकृति। तो तट रेखा की जो आकृति है वो जलधाराओं की दिशा को प्रभावित करता है। जब भी कोई जलधारा जा रही सीधी दिशा में तो जब भी उस कोई तट पड़ेगा तो वह तट रेखा के सहारे वह किसी न किसी दिशा में घूमने का काम करती है। मैप में इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे साउथ इक्वेटोरियल जो प्रवाह है अटलांटिक महासागर में, ये जाके ये ब्राज़ील के इस कोस्ट से टकरा करके दो दिशाओं में विभक्त हो जाती है, एक ब्राज़ील करंट के रूप में तथा दूसरा उत्तर की ओर मूव कर जाती है। जैसे ये साउथ पैसिफिक जलधारा जब यहाँ पे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से टकराती हैं तो पेरू धारा के रूप में उत्तर की तरफ मूव कर जाती है। और ऐसे ही जो भी महासागरीय धाराएं जब किसी स्थल से टकराती हैं तो वह मूव कर जाती हैं। तो ये एक कारण हो गया आपकी जलधाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कि तटरेखा की आकृति या बनावट कैसी है। फिर उसके बाद में एक और कारक है जो कि है तलीय स्थलाकृति। तलीय स्थलाकृति कैसे है, यानी कि महासागर के नीचे तली में स्थलाकृति कैसे है। अगर तली में कोई सागरीय पर्वत है, जैसे कि सागरीय पर्वत है या फिर द्वीप है, तो ये क्या करेंगी, ये जलधाराओं की प्रवाह को रोकने का काम करेंगी, एक बाधा का काम करेंगी। तो ऐसे में जलधाराएं थोड़ा सा मुड़कर जो है आगे गति करेंगी। तो तलीय स्थलाकृति भी महत्वपूर्ण है। और ऋतु परिवर्तन का भी आप प्रभाव देख सकते हो। ऋतु परिवर्तन का प्रभाव जैसे कि आप हिंद महासागर के संदर्भ में विशेष रूप से देख सकते हो कि अलग अलग मौसम में जलधाराओं की दिशा और गति या प्रवाह में परिवर्तन होता है। तो ये ऋतु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आप देख सकते हो। जहाँ पे आप देख सकते हो कि ठंड के महीने में सोमाली जलधारा की उत्पत्ति होती है, वह इसी का एक परिणाम है। सोमाली धारा यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो। तो यहाँ पे हिंद महासागर में आप देख सकते हो कि महासागरीय धाराओं की दिशा बदलती है ऋतु परिवर्तन के हिसाब से, जो कि विश्व में एकमात्र सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है सोनाली धारा की, जो कि शीत ऋतु में विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। तो दोस्तों, हमने अभी जलधाराओं की उत्पत्ति के विभिन्न कारण को डिटेल तरीके से समझा और उसके साथ ही जलधाराओं की दिशा को कौन से कारक निर्धारित करते हैं उन कारकों को संक्षिप्त रूप से भी देखा। तो अब हम महासागरीय जलधाराओं को एक एक महासागर करके अध्ययन करते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को। तो यहाँ पे अभी अगर अटलांटिक महासागर में देखोगे तो ये है आपका 0 डिग्री का लाइन, यानी कि विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा के उत्तर में आप सभी महासागर के संदर्भ में ये बात कॉमन पॉइंट याद रखिए कि जो विषुवत रेखा है इसके उत्तर में जलधाराएं पूरब से पश्चिम की ओर इक्वेटोरियल नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के रूप में, यानी उत्तरी विषुवतीय धारा के रूप में, तथा दक्षिण में साउथ इक्वेटोरियल करंट यानी कि दक्षिणी विषुवतीय धारा के रूप में गतिमान होती हैं। तो यहाँ पे आप इक्वेटोरियल करंट को उत्तर व दक्षिण में आप देख सकते हो। इसके साथ ही जब उत्तरी विषुवतीय धारा जो प्रवाहित होते हो दक्षिणी विषुवतीय धारा प्रवाहित होती है तो आप देखोगे अटलांटिक महासागर के संदर्भ में तो यहाँ से
जल का निरंतर जो प्रवाह है वह इस दिशा में देखने को मिलता है। तो ऐसे में क्या होगा कि यहाँ से जल का लॉस बहुत ज़्यादा है और यहाँ जल गेन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में इसके विपरीत में एक इक्वेटोरियल काउंटर करंट हमेशा आपको हर महासागर में देखने को मिलेगी, जो कि उत्तरी व दक्षिणी विषुवतीय धारा के बीच में लेकिन विपरीत दिशा में होगी, क्योंकि इस साइड में जो है अधिशेष एक्स्ट्रा वाटर आ गया है, जबकि इस साइड में जो है जल की कमी हो गई है। तो ऐसे में यहाँ पे जलस्तर कम और यहाँ पे जलस्तर ज़्यादा हो गया है। तो जो अभी हमने ढाल प्रवणता के सहारे यानी ढाल के सहारे जो जलधाराओं को समझा, तो यहाँ पे चूँकि जलस्तर ऊंचा इसलिए ढाल ऊपर, जबकि यहाँ पे जलस्तर कम इसलिए ढाल नीचे। तो जलधाराएँ इधर से इधर की ओर विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं, जिसको आप इक्वेटोरियल काउंटर करंट बोल सकते हो या प्रतिविषुवतीय धारा बोल सकते हो। क्या? प्रतिविषुवतीय धारा, प्रतिविषुवतीय धारा। तो आप याद रखना कि प्रतिविषुवतीय जो धारा है वह उत्तरी व दक्षिणी विषुवतीय धारा के बीच में जल के पुनर्वितरण के लिए महत्वपूर्ण है। तो अब हम अटलांटिक महासागर के संदर्भ में देख रहे हैं कि जो उत्तरी इक्वेटोरियल करंट है ये आगे जाकर अमेरिका महाद्वीप से टकराकर दाहिने तरफ मूव कर जाती है इसके तट के सहारे, और ये गल्फ स्ट्रीम धारा बन जाती है। यही धारा आगे चलकर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट तथा नॉर्वेजियन करंट के रूप में जानी जाती हैं। आप सभी जानते हैं कि जो नॉर्वेजियन करंट है यह एक ग्रीष्म धारा है, और ग्रीष्म धारा है जो कि आर्कटिक वृत्त में यानी कि आर्कटिक महाद्वीप के पास तक जाती है। इस कारण रसिया का यहाँ पे एक पोर्ट है जिसको आप बोलते हैं मरमास्क, और मरमास्क पोर्ट इसी वजह से पूरे साल नौगम्य रहता है। आर्कटिक महासागर के एकदम पास ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित के बावजूद वर्ष भर यहाँ से जल यात्रा या जलयानों का आवागमन संभव हो पाता है, तो वह नॉर्वेजियन नामक एक ग्रीष्म जलधारा, गर्म जलधारा के कारण। तो यहाँ पे जलधाराएँ कहीं ना कहीं तापमान के पुनर्वितरण या फिर नौवहन या फिर मत्स्य पालन के लिए महत्वपूर्ण होती है, याद रखना। दूसरी तरफ यहाँ पे जो गल्फ स्ट्रीम धारा है ऊपर से एक आती है लैब्राडोर धारा, ये है आपका कोल्ड ठंडी धारा, और ये है आपका वार्म यानी कि गर्म धारा। तो आप हमेशा याद रखना कि जब गर्म और ठंडे जलधारा आपस में मिलेगी तो वहाँ पे क्या होगा कि प्लैंकटन नामक एक वनस्पति होती है जो मछलियाँ बड़ी चाव से खाती हैं, उनका विकास होगा, और ऐसा क्षेत्र मत्स्य ग्रहण क्षेत्र के लिए जो है विश्व में विख्यात होगा। यहाँ पे हम एक पॉइंट आपको और बता दें कि जो ये जलधाराएं होती हैं ये उत्तरी गोलार्ध में जब क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं, तो इनके बीच वाला जो जल है ना ये स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है। बाकी जो जल है वह घूमता रहता है, यानी कि जल गति करता रहता है। इसलिए यहाँ पे बाकी किनारों पे किसी भी प्रकार का कचरे, अवसाद या फिर किसी भी प्रकार का कोई जमाव नहीं देखने को मिलता है, जबकि इस क्षेत्र में आपको कचरों का जमाव देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ का जल शांत रहता है। आप नॉर्थ अटलांटिक महासागर के संदर्भ में इस क्षेत्र को आप देख सकते हो। यहाँ पे एक सारगैसो सागर या सारगैसम सागर का विकास हुआ है, और ये सारगैसम सागर या सारगैसो सागर सारगैसो नामक एक ग्रास यानी घास के कारण इसका नामकरण पड़ा। और ऐसे ही अभी हम प्रशांत महासागर देखेंगे तो वहाँ पे भी जो नॉर्थ पैसिफिक ओशन है वहाँ पे अपशिष्टों का एक बहुत बड़ा पैच पाया जाता है, बहुत बड़ा जमाव पाया जाता है, जो कि महासागरीय जैव विविधता के लिए विश्व के समक्ष एक बहुत ही गंभीर समस्या है। ऐसे ही आप साउथ अटलांटिक महासागर में देखें तो यहाँ पे इक्वेटोरियल साउथ इक्वेटोरियल जो करंट है वह ब्राज़ील के तट से टकराकर दो दिशाओं में डिवाइड हो जाता है, और यहाँ पे ब्राज़ील करंट के रूप में आगे बढ़ता है, ब्राज़ील के तट के सहारे गर्म जलधारा के रूप में। तो जो यहाँ पे विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जितनी भी जलधाराएँ जाती हैं वो गर्म होती हैं, जबकि ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आने वाली जो जलधाराएं हैं वह ठंडी होती हैं। आप ये चाहे उत्तरी में देखो चाहे दक्षिणी गोलार्ध में देख सकते हो। जो भी विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाएगी वो गर्म, जबकि जो भी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाएगी वह ठंडी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जितने भी यहाँ पे आपको ब्लू लाइन देखने को मिलेगी वह आपकी ठंडी जलधाराएँ हैं, जबकि जो रेड लाइन है वह गर्म जलधाराओं को इंडिकेट कर रही हैं। तो अभी हमने अटलांटिक महासागर के सारे जलधाराओं को देखा, और हमने सारगैसो सागर को देखा, हमने यहाँ पे प्रतिविषुवतीय धारा को देखा, जो कि अभी हम अन्य महासागर का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे भी वही प्रतिविषुवतीय धारा और उत्तरी व दक्षिणी विषुवतीय धाराएं देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आप देखोगे तो ध्रुव से एक
जो ग्रीनलैंड और अमेरिका महाद्वीप के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पे ध्रुव से एक लेब्राडोर करंट आता है तथा ग्रीनलैंड के पूर्वी तट के सहारे एक ईस्टर्न ग्रीनलैंड धारा भी आती है। तो यहाँ पे हमने अटलांटिक महासागर की जलधाराओं का अध्ययन किया। अब हम बढ़ते हैं प्रशांत महासागर की जलधाराओं की तरफ और फिर देखेंगे हिंद महासागर। तो दोस्तों यहाँ पे प्रशांत महासागर की जलधाराओं को हम देखें तो जैसे कि अभी हमने बताया, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट विषुवत रेखा के दोनों तरफ उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों हो गया। तथा हमने ये भी देखा कि इक्वेटोरियल काउंटर करंट यानी प्रति विषुवतीय धाराएं हैं जो है वह इनके बीच में विपरीत दिशा में पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करती हैं। अब जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है प्रशांत महासागर में, जब यह जाती है और यहाँ पे फिलीपींस के पास में फिलीपींस के तट से टकराती है तो यह घूम जाती है, जैसा कि हमने अभी अध्ययन किया था कि स्थलाकृति महासागरीय धाराओं को मोड़ने का काम करती है तथा साथ ही जो जलधाराएं हैं वो दाहिने तरफ उत्तरी गोलार्ध में मूव भी करती हैं। तो यहाँ पे क्यूरोसियो करंट के रूप में फिलीपींस तथा जापान के पूर्वी दिशा में ये धारा, गर्म जलधारा आगे बढ़ती है, जो कि आगे प्रशांत महासागर में पश्चिम से पूर्व नॉर्थ पैसिफिक करंट के रूप में जाती है तथा अमेरिका से टकरा करके दो दिशाओं में मूव करती है। जो दक्षिण की तरफ आती है उसको कैलिफोर्निया करंट बोलते हैं। अभी हमने बताया उत्तर से दक्षिण की ओर आने वाली जो जलधाराएं होती हैं वो ठंडी होती हैं, तो यहाँ पे कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और आप सभी जानते हैं यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को और यहाँ पे जो आपका कैलिफोर्निया है यह ठंडी जलधाराओं के कारण शुष्क है, यहाँ पे वर्षा का अभाव देखने को मिलता है और यहीं पे आपको हॉलीवुड देखने को मिल जाता है। दूसरी तरफ अलास्का करंट जो है यहाँ पे उत्तर की ओर मूव करती है और ये तट के सहारे जो है अलास्का के तट के सहारे घूम जाती है। यह एक ग्रीष्म जलधारा है। यहाँ पे आप देखो जो ध्रुव है, ध्रुव के सहारे ओयोसियो करंट आता है। ये पार्ट अगर आप मैप में देखोगे एक साथ तो ये दोनों पार्ट जुड़ा हुआ दिखेगा, लेकिन यहाँ पे हमने अलग अलग तरीके से मैप रखा है इसलिए डिस्टेंस है। तो इनके बीच में एक बहुत नैरो गैप है और उसी नैरो गैप में से ओयोसियो करंट जो ध्रुव है, ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आती है जो कि ठंडी जलधारा है। जब ओयोसियो नामक एक ठंडी जलधारा और क्यूरोसियो नामक एक गर्म जलधारा यहाँ पे जापान के पूर्वी तट पर टकराती है तो आप सभी को हमने बताया कि जहाँ पे गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलेंगी वहाँ पे मत्स्य ग्रहण क्षेत्र का विकास होगा और ऐसे क्षेत्र में मत्स्य पालन बहुत ज़्यादा होगा। तो ये उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर का मत्स्य पालन प्रचुर क्षेत्र है। इसके साथ ही हमने जो अभी इसका अध्ययन किया कि जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, उत्तरी विषुवतीय धारा और क्यूरोसियो धारा और उत्तरी पैसिफिक धारा और कैलिफोर्निया धारा, ये मिलकर एक चक्रीय प्रवाह को उत्पन्न करती है और इनके बीच में जो है यह महासागर का जल स्टेब्लिश रहता है, स्थिर रहता है। इस कारण से यहाँ पे प्रशांत महासागर में जो है प्लास्टिक का बहुत बड़ा पैच देखने को मिलता है, ग्रेट पैसिफिक। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि जो उत्तरी विषुवतीय धारा है और जो क्यूरोसियो धारा है और नॉर्थ प्रशांत महासागर धारा है, कैलिफोर्निया धारा है, यह एक चक्रीय प्रवाह को उत्पन्न करती है और इनके बीच में जो महासागर है उसका जल स्टेबल है, स्थिर अवस्था में है। इसलिए यहाँ पे आपको ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक अपशिष्टों का जमाव देखने को मिलता है और यह विश्व समुदाय के लिए मैराइन इकोसिस्टम तथा समुद्री जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा है, जिस पे आज विश्व के विभिन्न देश इसकी सफाई करने के लिए अभियान चला रहे हैं। दक्षिण प्रशांत महासागर में देखें तो साउथ इक्वेटोरियल करंट दक्षिणी विषुवतीय धारा आगे चलती है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से टकराते हुए पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा के रूप में, गर्म जलधारा के रूप में दक्षिण में आती है और यहाँ पे दक्षिण में जो हमने बताया कि साउथ पैसिफिक जो ड्रिफ्ट है इसके साथ दक्षिण प्रशांत प्रवाह के साथ में आगे बढ़ती है और यहाँ पे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर टकराती है और ये उत्तर दिशा की तरफ मूव करती है और ये पेरू नामक एक ठंडी जलधारा का निर्माण करती है जो कि इस क्षेत्र के टेम्परेचर को घटाती है और विश्व के प्रचुर मत्स्य पालन क्षेत्र के रूप में यहाँ मत्स्य भंडार देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो वही जो हमने चक्रीय प्रवाह की बात करी तो जो हमने स्टार्टिंग में बताया था उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज विपरीत घड़ी के विपरीत दिशा में चक्रीय प्रवाह धाराओं का देखा जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे हिंद महासागर की जलधारा। हिंद महासागर की जलधाराओं में आप देखो तो जो अभी हमने और सारे महासागरीय जलधाराएं के अध्ययन किया उसके विपरीत हिंद महासागर की जो जलधाराएं हैं यहाँ पे मौसमी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो हिंद महासागर की जलधारा में मौसमी परिवर्तन देखने को मिलता है जो कि विश्व में
एकमात्र उदाहरण है कि जहाँ पे जलधाराओं में मौसमी परिवर्तन होता है, यानी कि ये जलधाराएं मौसम के हिसाब से विपरीत दिशा में हो जाती हैं। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले हम करेक्ट कर देते हैं। ये आपका मोजाम्बिक धारा है, और यहाँ पे ये वाला जो है ये अगुलहास धारा है। ये आपका अगुलहास करंट है, अगुलहास की जलधारा है। तो ये पॉइंट आप इस दृष्टि से देखें जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे दक्षिणी विषुवतीय धारा है, वह पश्चिम की ओर जाती हुई है, और ये मोजाम्बिक के तट के सारे दक्षिण की ओर घूम जाती है, मूव कर जाती है, और ये अगुलहास धारा नाम से लोकप्रिय है। जबकि दूसरी तरफ अफ्रीका के तट से यही धारा आगे टकरा के दक्षिण की तरफ मूव करती है, और यह मोजाम्बिक धारा के रूप में लोकप्रिय हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे आप देखोगे तो जो हमने अभी बताया कि हिंद महासागर की जलधाराओं में आपको मौसमी परिवर्तन देखने को मिलता है, यह विश्व की एकमात्र ऐसा जलधारा है जहाँ पे मौसमी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप जब देखोगे कि जो जलधाराओं का प्रवाह होता है वह मानसून के हिसाब से प्रभावित होता है। तो जैसे कि अब हम इसको एक फिगर के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहला हम विंटर सेशन में देखेंगे, आप ऐसे देख सकते हो। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हो कोल्ड सेशन में, ठीक है, कोल्ड सेशन में। तो कैसे जलधाराओं में यहाँ पे व्युत्क्रमण होता है हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये हो गया आपका इंडिया, और ये हो गया आपका दक्षिण अफ्रीका, ये हो गया आपका अफ्रीका। तो ये हो गया आपका अफ्रीका, ये हो गया आपका भारत, ये भी आपका अफ्रीका, और ये भी हो गया आपका भारत। अब यहाँ पे क्या है, आप सभी जानते हैं कि ग्रीष्म काल में यहाँ पे एक मानसूनी पवन चलती है जिसको बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें। तो यहाँ पे ग्रीष्म काल में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें चलती हैं। तो इनकी जो दिशा है, इसकी दिशा के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में जो है जलधाराएँ यहाँ पे इस दिशा में गति करती हुई नज़र आती हैं। जबकि यहाँ पे शीत ऋतु में भारत के संदर्भ में आपको पता है कि उत्तरी पूर्वी शुष्क पवन शीत पवनें चलती हैं, उत्तरी पूर्वी शीत पवनें चलती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे शीतकाल में जलधाराओं की दिशा जो है उसमें व्युत्क्रमण हो जाता है, तो यहाँ पे जलधाराओं की दिशा उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अफ्रीका के पूर्वी तट पर यहाँ पे सोमाली करंट आपको देखने को मिल जाएगा शीतकाल में, सोमाली धारा। तो ये जो सोमाली धारा है वह आपका मानसूनी पवन है, मानसूनी जलधारा है जो कि मानसून के हिसाब से व्युत्क्रमण को दर्शाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे आप जो प्रवाह देखते हो, तो चूंकि यहाँ अभी हमने बताया, यहाँ पे आप देख सकते हो जो इक्वेटोरियल करंट है, जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट की दिशा पश्चिम से पूर्व होती है, तो वो यहाँ पे पश्चिम से पूर्व आती है, तो उसी का अनुसरण करती है। तो यहाँ पे हमने स्पष्ट रूप से समझा कि किस प्रकार से हिंद महासागर की जलधाराओं में मौसमी व्युत्क्रमण देखने को मिलता है, जो कि विश्व में एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहाँ पे जलधाराओं की दिशा मौसम के हिसाब से परिवर्तित होती है। तो सोमाली धारा आप बिल्कुल याद रखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो अगुलहास धारा आती है या वे ऐसे दक्षिण में मूव करती है, और साउथ इंडियन करंट के रूप में यह पश्चिम से पूरब की ओर तथा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट के रूप में या उत्तर की तरफ मूव करती है। पहले वाले पॉइंट को आप याद रखिए, जो भी धारा विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर आती है वह गर्म होती है, तो यहाँ पे अगुलहास और मोजाम्बिक गर्म धारा। जो भी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाती है वह ठंडी होती है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ठंडी धारा। तो यहाँ पे साउथ इंडियन ओशन हमने देखा, तो इन करंट को जो एक ही अक्षांश पे प्रवाहित होती है, ना ये ठंडी की श्रेणी में आती है ना ये गर्म की श्रेणी में आती है, इसलिए हम इसको ब्लैक एरो के थ्रू यहाँ पे दर्शाते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे हिंद महासागर की धारा, अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, और तो दोस्तों हमने यहाँ पे सबसे पहले जलधाराओं की उत्पत्ति के विभिन्न कारणों का अध्ययन किया, और इसके साथ ही जो जलधाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको भी देखा, तथा यहाँ पे हमने सारी जलधाराओं का अध्ययन किया, अलग अलग महासागरों का अध्ययन किया कि किस प्रकार से अटलांटिक महासागर में जलधाराएं हैं, उनका जलवायु पे क्या इम्पैक्ट है, मत्स्य पे क्या इम्पैक्ट है, उसको हमने देखा। इसके बाद हमने हिंद महासागर इंडियन ओशन की जलधाराओं को देखा, तथा उसके बाद प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन की जलधाराओं का अध्ययन किया। हमने यहाँ पे प्रशांत महासागर की जलधाराओं में ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच को देखा। यहाँ पे एक पॉइंट आपको और बता देते हैं कि जो ये जलधाराओं का चक्रीय प्रवाह होता है इसको हम जायर बोलते हैं, GYRE।
जायर के नाम से जानते हैं, यानी कि जो जलधाराओं का चक्रीय प्रवाह है वह जायर कहलाता है। एग्ज़ाम की दृष्टि से याद रखिएगा। तो जितने भी चक्रीय प्रवाह होते हैं, चाहे यहाँ पे प्रशांत महासागर में हम देख लें, चाहे यहाँ पे हम हिंद महासागर में देख लें, या फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं अटलांटिक महासागर में देख सकते हैं, ये सारे जो चक्रीय प्रवाह हैं इनको जायर बोल सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपीएससी लर्निंग पॉइंट ऑफिशियल, और आपको हमारे प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट के माध्यम से आप अपना सुझाव ज़रूर दें, वीडियो को शेयर करें और हमसे हमारी टेलीग्राम आईडी यूपीएससी लर्निंग पॉइंट ऑफिशियल से जुड़ें। धन्यवाद।